ठीक है, ये तो हमने पहले बोले बेटा ये क्या करता है, किसी भी चीज को परमिट दे, मतलब सेल के अंदर और बाहर किसको आना है किसको जाना है। और बेटा सेल से बाहर भी वाटर नहीं आ रहा है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या होता है ऑस्मोसिस, क्या होता है भाई, ये बेटा अनटचेबिलिटी पे बिलीव करता है, वो अपने बॉडी सरफेस को ही बढ़ाएंगे, भाई तू आ जा मैं तुझे खा लूं। चलो अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आपका ये आज का होमवर्क है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं ज्योति आपकी बायोलॉजी टीचर, आपकी बायोलॉजी मेंटर लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि सेल। आपको बता दूं कि इस चैप्टर का एक लेक्चर, इस चैप्टर का एक सेशन हमने पहले डिस्कस कर लिया है। उस सेशन में हमारा क्या क्या टॉपिक था, उस सेशन में हमने देखा था कि सेल क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, फिर उसके बाद हमने सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल डिस्कवरी किसने की, फिर उसके बाद डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, फिर उसके बाद हमने देखा था कि सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी को किसने दिया था, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। और उसके बाद मैंने आपको लास्ट में सेल शेप एंड साइज के बारे में बताया था कि जो हमारे सेल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। तो बेटा जो सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज हैं, जो सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। जिस भी सेल का जो काम होता है, जैसा काम होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका शेप होता है। तो इस चीज को मैं एक बार फिर से यहाँ पर आपको बता देती हूँ। सेल के बेटा डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकते हैं, जैसे कि एक सेल जो है वो सर्कुलर हो सकता है, बाइकॉनकेव हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, या फिर बेटा बात करें तो कॉल्यूमिनार हो सकता है, स्पिंडल शेप का हो सकता है। बहुत सारे सेल जो है वो अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनके एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो देखो सबसे पहले शेप ऑफ दी सेल, ठीक है। डिफरेंट सेल्स हैव different shape depending on their function। बेटा मैंने आपको बता दिया कि जिस भी सेल का जैसा फंक्शन होता है, जैसे उसका काम होता है, बिल्कुल वैसे उसी के अकॉर्डिंग उसका शेप होता है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट है हमारा कॉल्यूमिनार, ठीक है। कॉल्यूमिनार बेटा एक शेप है, कॉलम जैसा होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो कॉल्यूमिनार के एग्जाम्पल क्या है? कॉल्यूमिनार के एग्जाम्पल होता है एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद बेटा सेकंड है सर्कुलर या फिर बाइकॉनकेव, ओके। एंड बेटा इसका एग्जांपल हमारे आरबीसी हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कैप्सूल्स। और बेटा ये होते हैं कुछ इस तरीके से, ये आप देख पा रहे हो ऐसे होते हैं। बाइकॉनकेव का मतलब साइड से, आउटर साइड से थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, बीच में अंदर की तरफ ऐसे धंसा हुआ सा होता है, वो क्या है? हमारे आरबीसी के शेप है। एंड बेटा नेक्स्ट देखते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप जो है वो क्या है? तो वो होते हैं बेटा हमारे स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल जैसे कि जैसे हमारे टंग है, जैसे हमारे स्टमक है, इसोफेगस है, हमारे इंटेस्टाइन है, ये सब हमारे स्मूथ मसल्स के एग्जांपल्स हैं। और बेटा इनका शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप का होता है, ओके। नेक्स्ट है ओवल। ओवल शेप के होते हैं बेटा सेल, हमारे ओवल शेप के भी हो सकते हैं। और इसका एग्जांपल है ओवम या फिर एग सेल, ठीक है। अब इनका शेप होता है कुछ इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब जिसका कोई फिक्स शेप है ही नहीं, जिसका कोई फिक्स शेप है नहीं। तो बेटा इर्रेगुलर का एग्जांपल है हमारा अमीबा। आपको पता है अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि एक सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है। तो बेटा अमीबा का जो शेप है वो इरेगुलर होता है, कोई भी एक फिक्स शेप, कोई एक डेफिनेट शेप इसका नहीं है। बेटा सेकंड इसका एग्जांपल होता है हमारा डब्ल्यूबीसी। हमारे ब्लड में एक सेल पाया जाता है डब्ल्यूबीसी, जिसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है, तो वो भी कैसा होता है? इरेगुलर सेल का वो भी क्या है? हमारा एग्जाम्पल है, ओके। नेक्स्ट अच्छा इरेगुलर का एग्जाम्पल क्या है बेटा? अमीबा है। उसके बाद बेटा सर्कुलर। सर्कुलर में जैसे कि हमारे फैट्स,
एकदम प्रॉपर स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं। इनके एग्जांपल हमारे फैट सेल हैं। नेक्स्ट है बेटा ब्रांच, एक ब्रांच में होता है, मतलब ऐसे लंबे से ब्रांच में होता है, और इसके एग्जांपल हमारे नर्व सेल हैं। क्या है? हमारे नर्व सेल हैं, और कुछ ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है? ये हमारे नर्व सेल हैं। ओके, नर्व सेल हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, और ये बेटा मिलके हमारा सीएनएस बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के डिफरेंट सेल के शेप हो गए हैं। बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एक सेल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, एक सेल कैसे हो सकता है, तो उस सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, उस सेल का क्या कंपोनेंट होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये बेटा हमारा एक सेल है, लाइक सेल वॉल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। बेटा सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। सेकेंड है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये हर एक सेल में पाया जाता है। उसके बाद बेटा है हमारा साइटोप्लाज्म, एक सेल के अंदर जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है बेटा हमारा सेल ऑर्गेनेली। क्या है? सेल ऑर्गेनेली मतलब ऑर्गन ऑफ द सेल। ओके, तो बेटा अगर बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की, तो हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है? हमें उसमें सेल वॉल पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है, साइटोप्लाज्म पढ़ना है, और उसके बाद हमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज पढ़नी है कि एक सेल के अंदर कितने ऑर्गन हो सकते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली हमें डिस्कस करनी है इस चैप्टर में। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा, चलो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब आप चाहे तो बेटा पीएम बोलो, या फिर सेल मेम्ब्रेन का मतलब सीएम बोलो, ठीक है? तो आप चाहे पीएम बोलो या फिर सीएम बोलो, दोनों क्या है बेटा? सेम होते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ इस सेल के केस में है। अदरवाइज बेटा पीएम अलग होता है, सीएम अलग होता है, ठीक है? बाहर मत जाकर बोल देना कि सीएम एंड पीएम दोनों एक ही होते हैं, है ना? दोनों एक नहीं होते बेटा। चलो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों क्या है? एक ही चीज है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द थिन आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। बेटा एक सेल का जो आउटर कवरिंग होता है उसे को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो हमारा एक सेल है, ये जो हमारा एक सेल है बेटा, इसके जो आउटर कवरिंग है ये वाला, ये जो इसकी आउटर कवरिंग है, इसे को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? क्या है हमारा? सेल मेम्ब्रेन है। इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखो बेटा एक सेल है, उस सेल की जो आउटर लेयर है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कि सेल के बाहर, मतलब सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं, जो भी कंटेंट हैं, उनको सेल के अंदर रहने वाले मटेरियल से अलग करना, ठीक है? क्या करता है बेटा? अलग करता है। थर्ड है the plasma membrane is a flexible and it is made up of organic molecule called as lipids and proteins। तो बेटा देखो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसका बना हुआ है? तो बेटा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का, मतलब फैट एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। अच्छा बेटा प्लाज्मा का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा बेटा कुछ ऐसा इस स्ट्रक्चर का होता है। ये इसके आउटर लेयर में क्या है? आउटर लेयर में हमारे फैट होते हैं, ये फैट है और बेटा ये फैट है, ठीक है? तो हम इसको बोलते हैं बाई लेयर। क्या बोलते हैं? बाई लेयर, क्योंकि बेटा दो लेयर है, बाई लेयर ऑफ फैट, ठीक है? या फिर बोलते हैं बाई लेयर ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के दो लेयर है, और बेटा कुछ प्रोटीन्स इस लेयर के अंदर धसे हुए होते हैं, जैसे कि बीच में ये आप देख पा रहे हो, ये इन दोनों लेयर्स के बीच में कुछ प्रोटीन्स धसे हुए हैं। और बेटा कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं
जो बाहर पाए जाते हैं। ये देखो आप, कुछ प्रोटीन्स बाहर हैं, कुछ प्रोटीन इस मेम्ब्रेन के, इस लिपिड के मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं। तो बेटा ऐसे प्रोटीन के लेयर, हमारे ऐसे प्रोटीन के लेयर जो इस लेयर के अंदर धसे हैं, वो प्रोटीन जो लेयर के अंदर हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। और बेटा ऐसे प्रोटीन जो इस लेयर के बाहर हैं, ये देखो, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो बाहर है बेटा, इनको हम बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, ओके। चलो, तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अच्छा बेटा, जो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको इसका किस तरीके से होता है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो बेटा, इस स्ट्रक्चर को देने वाले एक साइंटिस्ट हैं, एक नहीं 2 साइंटिस्ट है बेटा, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम है बेटा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेटा इस स्ट्रक्चर का नाम है। अच्छा, इसको दिया कौन था? तो इसको दिया कौन था बेटा? इसको हमारे दिए थे सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन नाम के 2 साइंटिस्ट ने क्या किया? इसको दिया था, इस स्ट्रक्चर को दिया था, इस मॉडल को दिया था। कब दिया था बेटा? 1972 में। कब दिया? 1972 में। ओके, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल। बेटा वो कोई भी सेल है, वो एक प्लांट सेल है, वो एक एनिमल सेल है, वो एक बैक्टीरिया सेल है, वो एक अमीबा सेल है, कोई भी सेल XYZ, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या होगी? वो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। और इसका काम क्या है? तो बेटा ये एक सेल के जो आउटर मतलब आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से अलग करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। इसके बाद बेटा इसके बहुत सारे फंक्शन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। कैसा होता है? बाई लेयर ऑफ लिपिड्स, मतलब लिपिड्स के 2 लेयर होते हैं और उनके बीच में क्या होता है? प्रोटीन है। तो इसलिए जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना हुआ है। ओके, चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। अच्छा देखो बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर, जैसे कि अंदर मतलब सेल, बाहर मतलब सेल के आउटर इन्वायरमेंट, बेटा यहाँ पर होता है मूवमेंट, ठीक है। किसी भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है और ये मूवमेंट कौन कराता है? प्लाज्मा कराता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कराता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सब्सटेंसेस के मूवमेंट को परमिट देता है कि भाई जैसे हमारी सोसाइटी में वो होते हैं, गार्ड होते हैं ना, गार्ड, घर के बाहर गार्ड होते हैं कि किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है। तो बेटा ये जो परमिशन है ये कौन देता है? ये देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑफ सेल। मतलब एक सेल के अंदर कोई भी चीज सेल के अंदर आ रही है या फिर कोई चीज सेल से बाहर आ जा रही है, तो ये किस तरीके से होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे अब। तो देखो बेटा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट्स, ठीक है। ये तो हमने पहले बोले बेटा, ये क्या करता है? किसी भी चीज को परमिट देता है कि भाई तुझे अंदर आना है, नहीं तुझे बाहर जाना है, ठीक है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ दिस सेल। मतलब सेल के अंदर और बाहर किसको आना है, किसको जाना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। ओके, देयरफॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमेएबल। देखो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वो ऐसे मतलब ऐसे एटीट्यूड वाली गर्ल है, ऐसे एटीट्यूड वाली लड़की है जो बोलती है नहीं
मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों से, सिलेक्टेड पीपल से बात करती हूँ, मैं सबसे बात नहीं करती। तो बेटा बिल्कुल वैसे जैसे सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को अंदर आना है, सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को बाहर जाना है। तो बेटा ये एक तरीके से क्या करता है, ये एक तरीके से सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर आने देता है, सेलेक्टेड चीजों को बाहर जाने देता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर आना है, सेलेक्टेड चीजों को ही बाहर जाना है। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि मूवमेंट आखिर होती कैसे है। या कोई भी चीज इनसाइड आ रहा है, कोई भी चीज आउटसाइड जा रहा है, तो बेटा होता कैसे है, मतलब कैसा कंसंट्रेशन होना चाहिए अंदर, कैसा कंसंट्रेशन होना चाहिए सेल के बाहर, वो सारी चीजें देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड द सेल, ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड द सेल, इनसाइड दिस सेल इंक्रीज, मतलब बेटा कि सेल के अंदर अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो ये क्या होगा, ये जो CO2 है वो सेल से बाहर चला जाएगा। क्या होगा, सेल से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ओके, देखो जरा यहाँ पर आप ये देखो, ये क्या है बेटा, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि CO2 कितने सारे हैं ना, देखो CO2 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 कितने सारे हैं, है ना। तो अब CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या है, ज्यादा है, तो बेटा अब ये क्या करेगा, यहाँ से सेल से बाहर निकल जाएगा। आप देखो ये क्या हुआ, सेल से बाहर निकल गए, है ना। और बेटा दूसरा केस क्या हो सकता है, सिमिलरली when the concentration of O2 inside the cell inside the cell decrease, the O2 moves from outside to inside the cell। ठीक है, देखो जैसे कि बेटा अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आप देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब सेल के बाहर कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेटा अब सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ आएगा, मतलब कि बेटा बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। तो आप ये देखो, ये देख पा रहे हो, बाहर इधर देखो फिर से एक बार, बाहर अभी CO2, अंदर देखो क्या है, अंदर 1 2 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है ना, बाहर क्या है बेटा, ज्यादा है। तो अब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, ये देखो सेल के अंदर हमारे ऑक्सीजन चला गया। अब बेटा सेम यही प्रोसेस हो रही होती है जब हम ब्रीदिंग करते हैं। क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, मतलब जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, और बेटा जब एक्सहेलेशन करते हैं तो CO2 बाहर आता है। ठीक है, चलो ये चीजें हमने देख लिया। तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज ये निकल के आता है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट हो रहा है तो वो कैसा हो रहा होगा, वो बेटा हायर टू लोअर हो रहा होगा, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से, है ना, हायर कंसंट्रेशन से मूवमेंट किधर की तरफ हो रहा है बेटा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। किधर हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन। अगर कोई चीज सेल के अंदर ज्यादा है तो वो बाहर चली जाएगी, क्योंकि बाहर ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। बेटा अगर कोई चीज सेल के अंदर कम है तो वो बाहर से अंदर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि बाहर क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो इसका मतलब हमने एक चीज यहाँ पर ये समझा कि जो एक सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, जिस मूवमेंट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन करा रहा है, वो कैसे होता है, तो वो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, चलो अब बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ दिस सेल। बेटा देखो जब एक सेल को पानी की कमी हो जाती है ना, एक सेल में पानी की कमी हो जाती है तो सेल को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो बेटा बाहर से पानी लाता कौन है सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाता है, ठीक है। और जब सेल के अंदर पानी ज्यादा हो गया है, सेल के अंदर पानी ज्यादा हो जाए, तो अब बेटा सेल से पानी बाहर निकालता कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकालता है। इसका मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक काम और है, क्या है, तो बेटा काम इसका ये है कि ये
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कराता है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, लेट अस सी हाउ एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द सेल। अब देखते हैं कि वाटर का एक्सचेंज कैसे होता है। हाँ, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट अस सी हाउ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, या सॉरी, लेट अस सी हाउ एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वाटर का एक्सचेंज कैसे होता है। चलो, ये बेटा हमने क्या किया, हमने एक सॉल्यूशन लिया है। हमने क्या किया, हमने एक सॉल्यूशन लिया है। अब ये सॉल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब सबसे पहले अच्छा एक बात मुझे बताओ कि एक सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं, जरा मुझे यहाँ पर ये बताओ कि अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया है तो एक सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, एक सॉल्यूशन में दो ही चीजें होती हैं ना। क्या होगा बेटा, उसके अंदर एक तो होगा सॉल्वेंट, एक क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट, और दूसरा क्या होगा, सॉल्यूट। क्या है, सॉल्यूट। बेटा एक चीज याद रखना, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा हो, सॉरी, सॉल्वेंट वो है जो अपने अंदर सॉल्यूट को घोल लेता है, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बेटा जो सॉल्यूशन लिया था वो वाटर एंड सॉल्ट था। क्या था, वाटर प्लस सॉल्ट का हमने क्या किया था, एक सॉल्यूशन लिया था। अब बेटा इसमें जो हमारा वाटर है वो क्या है, वो है सॉल्वेंट, वो क्या है, सॉल्वेंट। और बेटा जो हम वाटर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है, एंड सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट। सॉल्ट क्या है बेटा, सॉल्यूट। मतलब कि वाटर जो है, जो कि सॉल्वेंट है, वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो वाटर एंड सॉल्ट का हमने एक सॉल्यूशन लिया। ठीक है, ये तो एक सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन है। अब बेटा सॉल्यूशन का नाम यहाँ पर आइसोटोनिक दिया है। क्या दिया है, आइसोटोनिक दिया है। आइसो, जब भी आप बेटा आइसो वर्ड देखो ना, आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, जैसे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो बार। ठीक है, तो ये क्या है, सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसो बार्स का मतलब सेम नंबर्स ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट। बेटा हम यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, मैं आपको बस ऐसे समझा रही हूँ। ओके, चलो, आइसो का मतलब होता है सेम। तो इसका मतलब यह है कि इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों क्या है बेटा, दोनों इक्वल है। दोनों क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, ये सब कैसा है, इक्वल है। ओके, चलो, आइसोटोनिक मींस मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज सेम वाटर कंसंट्रेशन एट दैट ऑफ द सेल। मतलब देखो बेटा एक चीज, मैंने आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताया था, है ना, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। अब यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा ये है, मेन पॉइंट ये है कि जब हम एक सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है ना, सेल पर उसका इस सॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेटो देखो ये क्या है, ये हमने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन के अंदर हमने एक ब्यूटीफुल सा सेल डाल दिया। कैसा सेल डाल दिया, एक बहुत ब्यूटीफुल सा हमने सेल डाल दिया। अब बेटा आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक का मतलब कि सेल के अंदर भी वाटर उतना, मतलब सेल के अंदर वाटर एंड सेल के बाहर मतलब सॉल्यूशन में वाटर, दोनों जगह क्या है बेटा, सेम है। दोनों जगह क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये इसके वाटर है। In this case there is neither entry of water in the cell nor exit of water from the cell। देखो बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है और जो सेल के अंदर सॉल्यूशन है, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। इसका मतलब यहाँ पर ना सेल के अंदर वाटर जाएगा, है ना,
ना बेटा सेल के अंदर वाटर जाएगा और ना ही सेल से वाटर आएगा, ठीक है। सेल से ना अंदर वाटर गया और ना सेल से बाहर वाटर आया। तो इसका मतलब ये है कि क्या सेल के शेप एंड साइज पर कोई भी इफेक्ट होगा। आप यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो, ये वाटर नहीं आ रहा है, वाटर की एंट्री नहीं हो रही है, और बेटा सेल से बाहर भी वाटर नहीं आ रहा है। मतलब कि ना सेल के अंदर वाटर आ रहा है ना ही सेल से बाहर वाटर जा रहा है। तो ऐसे केस में बेटा यहाँ पर अब देखो, नो एक्सचेंज ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो अब सेल पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, सो दिस सेल रिमेन्स फ्लैसिड, मतलब सेल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस आइसोटोनिक सोल्यूशन का। इस आइसोटोनिक सोल्यूशन का बेटा सेल के शेप एंड साइज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, नो इफेक्ट, क्योंकि ना सेल के अंदर वाटर आता है ना ही सेल से बाहर जाता है, तो सेल पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, हमने क्या किया, हमने वहीं एक ऐसा सॉल्यूशन लिया, हमने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बेटा, इस सॉल्यूशन में क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बेटा सेल के अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। मतलब सेल के बाहर बेटा, सेल के बाहर सॉल्वेंट क्या है, बहुत ज्यादा है। सॉल्वेंट का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, वाटर, ठीक है। और सेल के अंदर सॉल्वेंट क्या है बेटा, कम है, ठीक है। क्या है, कम है। तो ऐसे में क्या होगा, आप मुझे बताओ, ऐसे में क्या होगा, सेल के अंदर वाटर कम है, सेल से बाहर वाटर ज्यादा है, तो मूवमेंट हायर टू लोअर। कैसा होगा बेटा, हायर टू लोअर। तो यहाँ पर आप देखो, ये वाटर अंदर आ रहा है, आप देख पा रहे हो, सेल के अंदर वाटर आ रहा है। और एक बार बताओ, जब सेल के अंदर वाटर आ जाएगा तो सेल कैसा होगा, श्रिंक हो जाएगा, सॉरी कैसा होगा बेटा, स्वेल अप हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा, है ना। तो देखो, वाटर एंटर्स इनसाइड द सेल, वाटर सेल के अंदर आ रहा है और ऐसे में बेटा सेल क्या हो जाएगा, ऐसे में सेल जो है वो स्वेल्स अप हो जाएगा, मतलब कि फूल जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे कि देखो बेटा, जैसे जब हम रेजिन को वाटर में घोल के वाटर में भिगो कर रख देते हैं कुछ 1-2-3 घंटे में, तो देखो आप रेजिन जो किशमिश होता है वो क्या होता है, फूल जाता है। कैसा हो जाता है, फूल जाता है, मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर अंदर आ जाता है। उसके अलावा आपने देखा होगा, जैसे कि हम जो पल्सेस होते हैं, जैसे जो दालें हैं या फिर आप राजमा है ना, बीन्स, इनको हम क्या करते हैं, रात में भिगो देते हैं, सुबह देखते हैं कि वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं, चने फूल जाते हैं। किसकी वजह से? तो बेटा वो फूलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से। किसकी वजह से? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से। तो जब हम एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल कैसा हो जाता है, फूल जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, स्वेल अप हो जाता है। ओके, चलो अब हम देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होता है बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ पर देखो, पहले सेल हमारा इतना छोटा है, देखो सेल क्या है बेटा, इतना छोटा सा है, इसके अंदर वाटर आ गया है। अब देखो कैसे ये मुड़ के, देखो बेटा अब ये कैसे मोटा हो जाएगा, देखो फूल जाएगा बेचारा, देखो देख पा रहे हो, है ना। पहले कितना नन्हा सा था, देखो फूल रहा है, देखो ये है ना, बड़ा हो गया। चलो अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड, जब हम एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, किसमें डालते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो सेल पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो बेटा व्हेन द सेल्स इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जरा यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा। जो ये हमारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। कैसा है बेटा, कम है,
ओके। एंड सेल के अंदर, किसके अंदर, सेल के अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। कैसा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है। तो बेटा सेल के बाहर कम है, सेल के अंदर ज्यादा है, तो सेल क्या बोलेगा सॉल्यूशन को, भाई तू ले ले वाटर, ले ले मुझसे, तू ले ले वाटर, ठीक है। तो ऐसे में बेटा सेल क्या करेगा, सेल अपने वाटर को किसको दे देगा, सॉल्यूशन को दे देगा। तो मतलब सेल से वाटर बाहर की तरफ जाएगा। कैसा जाएगा बेटा, सेल से बाहर की तरफ जाएगा। ये देखो, आप देखो ये क्या हो रहा है, सेल से बाहर वाटर जा रहा है, देख पा रहे हो, सेल से बाहर वाटर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, सेल बेचारा कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, सेल हमारा श्रिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाता है, क्योंकि जब सेल से पानी बाहर निकल जाएगा, मतलब ना किसी चीज को आप निचोड़ दो तो कैसा हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल ये है, जब आपने देखा होगा जब हम बहुत देर तक कपड़े उपड़े धुलते हैं, जब हम कपड़े जब हम वॉशिंग एरिया में रहते हैं ज्यादा देर तक, या फिर बहुत अगर लंबे टाइम तक हम अपने हैंड को वाटर में डाल के रखते हैं, सोप का यूज करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे जो ये फिंगर्स हैं इसमें क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। फिंगर्स की हमारी जो आउटर स्किन है ये क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। किसकी वजह से, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की वजह से। देखो बेटा अब ध्यान से सुनो, हमने यहाँ पर 3 सोल्यूशन को डिस्कस किया। आइसोटोनिक, जिसमें सेल के शेप एंड साइज पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ना ही सेल के अंदर वाटर आता है ना ही सेल से बाहर वाटर जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता, इसलिए सेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकेंड बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर वाटर आता है, इसलिए सेल फूल जाता है। कैसा हो जाता है, फूल जाता है। एंड बेटा थर्ड था हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल से वाटर बाहर निकल जाता है, इसलिए सेल कैसा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप एक बार यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस एक बार फिर से देख लो बेटा। ये हमारा हाइपोटोनिक है, हाइपो मतलब अंदर वाटर आएगा, तो सेल के अंदर वाटर आ रहा है। देखो सेल के अंदर वाटर आ रहा है, ये देखो सेल के अंदर वाटर आ रहा है। और बेटा जब सेल के अंदर वाटर आएगा तो सेल कैसा हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखना, हेयर वाटर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब कि बाहर से अंदर वाटर आ रहा है, ऐसे में क्या होगा, ये स्वेल अप हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखना, हाइपरटोनिक में सेल से वाटर बाहर जा रहा है ना, सेल से वाटर बाहर जा रहा है। और जब बेटा सेल वाटर लॉस कर देगा तो कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, है ना। पहले देखो, पहले इतना बड़ा था, फिर ये इतना छोटा हो गया, श्रिंक हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखना, हेयर वाटर मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, बेटा अंदर से वाटर बाहर जा रहा है, ठीक है, इसलिए सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सो वी सी दैट वाटर ऑलवेज मूव्स from a region of higher concentration to a region of lower concentration, ठीक है। movement of water takes place through the plasma membrane, बेटा ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये किसकी वजह से हो पा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ये बेटा जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हो रहा है, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, ये जो मूवमेंट हो रहा है बेटा, इस मूवमेंट को हम एक प्रोसेस का नाम देते हैं और वो प्रोसेस है हमारा ऑस्मोसिस। ओके, चलो तो अब हम ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द ऑस्मोसिस, है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या होता है ऑस्मोसिस, क्या होता है भाई। चलो तो बेटा, सो हाउ डू वी डिफाइन ऑस्मोसिस, तो द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू द प्लाज्मा यहाँ पे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेएबल है, तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना देके क्या दिया गया है, सेलेक्टिवली परमेएबल। द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, एग्जांपल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
to a region of lower concentration is called as osmosis. क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब जब वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है और एक मेम्ब्रेन से होता है जिसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। चलो ये हमने डिस्कस कर लिया। ओके, इट इज प्योर मैकेनिकल प्रोसेस। बेटा ये क्या है? ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है और जब हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रोसेस की तो बेटा उसमें एनर्जी नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी नहीं लगती, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, एक बात देखो बेटा, सिर्फ ऑस्मोसिस ही इकलौता, ऑस्मोसिस ही एक सिंगल प्रोसेस नहीं है जिससे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। ऑस्मोसिस के अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। एक बात का जवाब दो मुझे, जब आपने अभी ऑस्मोसिस पढ़ा तो वहां पर आपने देखा था द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, या द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? वाटर में होता है, लिक्विड में होता है या फिर सॉल्वेंट में होता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई और भी तो मीडियम होते हैं जैसे कि सॉलिड है या फिर गैस है ना, सॉरी सॉलिड नहीं या फिर गैस मान लो। तो बेटा ऐसे में इसमें मूवमेंट कैसे होगा तो वो देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है? ऑस्मोसिस इज नॉट द ओनली मेथड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड in and out of the cell without spending energy। बेटा एक मेथड और होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनटू द बॉडी। बेटा हम बाहर अपने एयर से क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले जा रहे हैं बॉडी के अंदर, बॉडी से CO2 कर रहे हैं बाहर, है ना। तो ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन तो गैस है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। CO2 भी क्या है? गैस है। बट दोनों का एक्सचेंज हो रहा है ना, दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 जा रहा है। तो बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, है ना। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं बेटा इस प्रोसेस को। अब एक चीज यहाँ पे ये बताओ कि ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंसेस है? What is the difference between diffusion and osmosis? बेटा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है ना? बताओ बताओ जल्दी बताओ। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं बताओगे, मैं ही बता देती हूँ, है ना। चलो बेटा डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इट अकर्स इन एनी मीडियम। देखो भाई डिफ्यूजन कितना बढ़िया है बेटा। डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, कोई भी मीडियम हो, डिफ्यूजन आराम से होगा, बढ़िया से होगा। ठीक है, डिफ्यूजन अकर्स इन एनी मीडियम बट ऑस्मोसिस इट रिक्वायर्ड लिक्विड मीडियम। मैंने अभी आपको बताया कि बेटा ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसका होता है? लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेकेंड है द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड और कैन बी गैस, है ना बेटा। यहाँ पर डिफ्यूजन में जो एक्सचेंज हो रहा है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। डिफ्यूजन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है ना, ये बेटा अनटचेबिलिटी पे बिलीव करता है, ये किसी से कोई भी भेदभाव नहीं करता है। अब इसका देखो, इसके नखरे देखो भाई। ऑस्मोसिस क्या करता है? ऑस्मोसिस बोलता है मैं तो सिर्फ और सिर्फ किसको करूंगा बेटा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा और तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर भी एक नखरे और, इसको डिफ्यूजन के लिए बेटा कोई भी मेम्ब्रेन, चाहे वो सेमी परमेबल हो, चाहे वो सेलेक्टिवली परमेबल हो, किसी भी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, या फिर कोई भी मेम्ब्रेन बेटा डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, डिफ्यूजन तो हो जाता है बिना किसी मेम्ब्रेन के। लेकिन ऑस्मोसिस के देखो भाई, ऑस्मोसिस के नखरे ही अलग है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, बेटा ये बहुत नखरे वाला है ऑस्मोसिस। ये बोलता है मुझे तो मेम्ब्रेन चाहिए, मुझे तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए, तभी मैं ट्रांसपोर्टेशन करूंगा।
ओके चलो, अच्छा दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है बेटा? चाहे डिफ्यूजन हो चाहे ऑस्मोसिस हो, दोनों में मूवमेंट जो है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही होता है। कैसा होता है बेटा? हायर टू लोअर होता है, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो चलो इतना हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। कैसे होता है? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसका जो मेम्ब्रेन है बेटा वो मतलब ऊपर भी बढ़ जाता है, नीचे भी आ जाता है, बड़ा फ्लेक्सिबल है। तो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल्स सेल्स टू engulf in food and other material from its external environment। मतलब कि जैसे कि मान लो एक जैसे हमारा हाथ है, जैसे हमारा क्या बेटा हाथ है, हमें कुछ चीज चाहिए तो हम अपना ले लेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना जिनके बेचारे एक हाथ ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो अपने बॉडी सरफेस को ही बढ़ाएंगे, भाई तू आ जा मैं तुझे खा लूं, है ना, इंगल्फ। ठीक है, तो बेटा इसका एग्जांपल क्या है? ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है बेटा? ये है हमारा अमीबा। ये क्या है? अमीबा, जिसका हाथ पैर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंगल सेल है। सिर्फ क्या है? एक सिंगल सेल है। अब सिंगल सेल है तो बाहर आउट सरफेस में क्या होगा? इसके आउटर सरफेस में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो यहाँ पर बेटा मान लो ये क्या है? ये एक अमीबा है। ये क्या है? ये एक अमीबा है और ये इसका यहाँ पर फूड है। ये क्या है? इसका फूड है। अब इस बेचारे को खाना चाहिए तो ये क्या करेगा? ये अपने आउटर मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन को ऐसे आगे बढ़ाता है और खाने को अंदर ले लेता है। क्या करता है? ऐसे आगे बढ़ाएगा और खाने को अंदर ले लेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। तो इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बेटा बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। इसकी हेल्प से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने फूड को इनगल्फ करते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा सेल वॉल, है ना। क्या है? सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन को हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं सेल वॉल की। तो सबसे पहली बात तो बेटा सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। किस में होता है? प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इट इज अ रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ सेल। बेटा पता है सेल मेम्ब्रेन ना मतलब सॉरी सेल वॉल ना बड़ा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कठोर होता है। ठीक है, it is made up of, it is the present outside this cell membrane। देखो बेटा जैसे कि ये क्या है? ये हमारा एक सेल है। ये क्या है? हमारा एक सेल है। ठीक है, इस सेल का ये वाला जो पार्ट है, देखो बेटा अब अंदर वाला जो पार्ट है ये क्या है? अंदर वाला पार्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और बेटा जो आउटर वाला पार्ट है वो है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। ठीक है, यहां पर मैं दो सेल बना रही हूं। ये मैंने एक सेल बनाया और ये मैंने एक दूसरा सेल बनाया है। चलो अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आपका ये आज का होमवर्क है। आप मुझे बताओगे कि मैम इसमें से कौन सा एनिमल सेल है और कौन सा प्लांट सेल है। एक बार ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन सा सेल है जो एनिमल है और कौन सा सेल है जो प्लांट है, ये हम मेरा आज का आपसे क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ओके चलो, अब बेटा हमारा जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है? तो सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज क्या होता है? तो बेटा सेल्यूलोज जो है वो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट में भी बेटा कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो जो हमारा सेल्यूलोज है वो एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ओके चलो, cellulose is the complex substances and provide structural strength to the plants। बेटा देखो जो हमारा सेल्यूलोज है जिसका सेल वॉल बना है वो बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है बेसिकली? देखो बेटा एक चीज देखो, एक सेल का कोई भी एक पार्ट है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा हार्ड है, उसका काम क्या होगा? उसका काम क्या होगा? तो बेटा उसका काम होगा उस प्लांट को स्ट्रेंथ देना, उस प्लांट को मजबूती देना, है ना, उस बॉडी को, जिस बॉडी में वो है।
तो बेटा सेल वॉल का काम होता है एक प्लांट सेल को स्ट्रेंथ देना, ठीक है, प्लांट सेल को मजबूती देना, एक शेप देना, तो ये सारे इसके काम है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये है कि बेटा जो हमारा सेल वॉल है वो नॉन लिविंग होता है। वो कैसा होता है बेटा? नॉन लिविंग, मतलब कि ये मरा हुआ होता है ना? नहीं बेटा, कैसा है? नॉन लिविंग है, ठीक है। सेल वॉल कैसे होता है बेटा? सेल वॉल नॉन लिविंग है एंड फ्रीली परमेएबल है, मतलब जिसका भी मन हो सेल के अंदर आओ, जिसका भी मन हो सेल से बाहर जाओ, इसको कोई मतलब ही नहीं है किसी से, इसको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है तो क्या सेल मेम्ब्रेन, वो तो देख रहा है ना कि भाई तुझे आना है तुझे नहीं आना है, वो तो कर रहा है ना, तो इसको कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बैठा है आराम से अपना, कोई काम ही नहीं है इसका, कौन आएगा कौन बाहर जाएगा इसका इसे कोई लेना देना है ही नहीं। अब बेटा सेल वॉल का काम क्या है? तो सेल वॉल का फंक्शन है इट गिव्स प्रोटेक्शन टू दिस सेल। बेटा ये जिस सेल में होता है उस सेल को प्रोटेक्शन देता है, और कौन से सेल में होता है? प्लांट सेल में होता है, ठीक है। उसके बाद गिव्स डेफिनेट शेप टू दिस सेल। बेटा ये क्या करता है? ये एक सेल को डेफिनेट शेप देता है। क्या देता है? डेफिनेट शेप देता है। ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये वाला पार्ट जो भी आप देखो, ये क्या है? हमारा सेल वॉल है। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ पर मैं आपको नोट करके बताना चाहूंगी बेटा, नोट करके लिखना है। सेल वॉल प्लांट सेल में तो होता है बट एनिमल सेल में नहीं होता, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बेटा सेल वॉल और भी कुछ सेल में पाया जाता है। जैसे कि बेटा बैक्टीरिया के सेल में, जो हमारे बैक्टीरिया के सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होता है, ठीक है। तो सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, ओके। सेकेंड है बेटा फंजाई, जो हमारे फंजाई होते हैं उनके सेल में भी पाया जाता है सेल वॉल। एंड उसके अलावा बेटा एल्गी, जो कि खुद किसका पार्ट है? खुद बेटा किसका पार्ट है? ये तो है ना प्लांट, ये तो है। एल्गी क्या है? एल्गी एक तरीके का प्लांट ही है, आप इसको प्लांट किंगडम में पढ़ते हो। तो बेटा एल्गी की जो सेल वॉल है वहां पर भी क्या होते हैं? वहां पर भी सेल वॉल पाए जाते हैं। अब हम एक चीज ये देखते हैं कि आखिर ये सेल वॉल बने किसके होते हैं? तो बेटा जो बैक्टीरिया है इसका सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। सेकंड बेटा फंगी का बना होता है काइटिन। किसका बना होता है? काइटिन का। आपको एक चीज बताऊं, जब मैं ऑफ टाइम पढ़ाती हूँ तो मेरे बच्चे इस काइटिन को पता है क्या बोलते हैं? चिटिन, है ना? क्या बोलते हैं? चिटिन। बहुत सारे लोग बेटा इसको चिटिन ही बोलते हैं, बट ये चिटिन नहीं है, ये काइटिन है, ओके। एंड बेटा एल्गी क्या है? तो बेटा एल्गी आपको पता है, एल्गी एक प्रकार का एक तरीके का प्लांट ही है। तो इसका सेल वॉल किसका बना होगा? इसका भी सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का, ओके। चलो, तो बेटा हमने सेल वॉल को भी डिस्कस कर लिया है। हमने क्या किया? हमने सेल वॉल को डिस्कस कर लिया है। चलो अब बेटा हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो देखो, साइटो का मतलब है सेल एंड प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है। तो एक सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड भरा होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है बेटा, उसी चीज को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलो, तो इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड दिस सेल, ओके। इट लाइज बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है। ये पार्ट क्या है बेटा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये वाला क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। अब बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये जो आप देख पा रहे हो, ये क्या है? ये है हमारा साइटोप्लाज्म,
क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलो, मेनी सेल ऑर्गेनेली लाई इन द साइटोप्लाज्म। बेटा इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली हैं। आप देखो, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे क्या है बेटा, गोल्गी ऑपरेटस है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर लाइसोसोम है, वैक्यूल है, राइबोसोम है। तो बेटा बहुत सारे, देयर आर सो मेनी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ओके, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली हमारे भरे पड़े हैं। चलो, ऑल दीज सेलुलर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। बेटा एक सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो केमिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, सेलुलर एक्टिविटी हो, मतलब कुछ भी हो, कोई भी काम हो रहा हो, ठीक है, तो कोई भी सेलुलर एक्टिविटी जो है वो किसके द्वारा उसको परफॉर्म कौन करता है, तो बेटा वो सारे के सारे परफॉर्म होते हैं सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के द्वारा, साइटोप्लाज्म के थ्रू। इट स्टोर वाइटल सब्सटेंसेस लाइक एमिनो एसिड, ग्लूकोज एंड विटामिन्स। बेटा देखो, जो हमारा साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ये जो आपको फ्लूइड दिख रहा है, ये जो स्काई ब्लू का, ये क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स या फिर बेटा ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, ये सारे क्या है, फैट, ये सब यहाँ पर स्टोर होते हैं। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे का जो हमारा पार्ट है, मतलब कि जो हमारे सेल ऑर्गेनेली हैं, बेटा नेक्स्ट पार्ट हमारा सेल ऑर्गेनेली है, मतलब सेल के जो भी ऑर्गन्स हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिएगा।